ये यूविल कौन है? रीनेम योरसेल्फ। You will. Everyone, please rename yourselves properly with the branch name written. बेबी पब्लिक लाइन में है, आने दो फटाफट फटाफट। चलिए, it's 10:20. Shall we start? Good morning. क्या हाल है भाई? ये वीक अच्छा है सर, कोई होमवर्क का लोड नहीं था, वीडियो लेक्चर भी स्मूथ थे, यानी लास्ट लेक्चर में जो ओवरलोड था वो ये वीक के अंदर थोड़ा कॉम्पनसेट हो गया है, राइट? क्योंकि आज का भी अभी वीडियो लेक्चर देखना बाकी है, कुछ लोगों ने देखा होगा तो भी आज भी होमवर्क का उतना वर्कलोड नहीं है, जहां तक मुझे याद है एक ही सब मैंने होमवर्क में दिया था। मोके भी दो ना सर, प्लीज थैंक यू भाई यो नजर ले अभी तो छे कोई होमवर्क में डाउट ना ना नहीं, कोई डाउट नहीं, इस बार नो डाउट सेशन वाला काम है। तो हाँ, मैंने जानबूझ के आपको इस बार, क्योंकि जो दो कंसेप्ट थे, एक तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट फिक्सेशन ऑफ लेवल। नाउ फिक्सेशन ऑफ लेवल के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो होनी ही नहीं चाहिए, बट तो भी हाँ हो सकती है कि अगर किसी को कोई फॉर्मूला समझ में न आया हो, या तो पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर के सर व्हाट इज दीज आर द लेवल्स, ये लेवल। हाँ, उससे पहले मुझे याद आया, बिकॉज ये लास्ट वीक के अंदर couple of confusions are there about वो return to store, return to supplier, branch transfer etc, right? Yes. Confusion तब पूछो ना, मुझे याद रखना है। वो अभी मुझे वो व्हाट्सएप के मैसेजेस याद आए कि सर वो वहां पे क्या था। तो इन केस ऑफ स्टोर लेजर, चलो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन ही कर देता हूं, आ जाओ। हाँ, इन केस ऑफ स्टोर लेजर सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे है उदित, अनम्यूट योरसेल्फ। उदित निर्मय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वो घंटाड़ो आवे ने बने सर लेट हो गया था। अच्छा ओके, मुझे ये बताओ कि स्टोर लेजर प्रिपेयर कौन करता है? मैं हु प्रिपेयर अ स्टोर लेजर? सर स्टोर कीपर, मतलब यस, यानी कि हम जो स्टोर लेजर के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन हमें देखना किसके पॉइंट ऑफ व्यू है? वी हैव टू कीप इन अ माइंड स्टोर कीपर, कि स्टोर कीपर के लिए क्या है।
स्टोर कीपर के लिए ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो नाउ व्हेनेवर जितने भी ट्रांजेक्शन सम के अंदर आते हैं स्टोर लेजर के अंदर, मैं सारे ट्रांजेक्शन वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूं कि इफ गुड्स आर परचेज, अगर परचेज का ट्रांजेक्शन है तो फातिमा, सुभानपुरा फातिमा, जूई, स्क्रीन पे मेरे है बट ये लोग आवाज नहीं आ रही है, ओके। प्रताप नगर सुचिता, if goods are purchased, if goods are purchased, तो स्टोर लेजर में whether it is a receipt, issue और बैलेंस, Receipt. ओके, तो ये आएगा रिसिप्ट कॉलम के अंदर। सेकंड हमारा था इश्यू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इश्यू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो कौन इसका आंसर देगा? रीमा, इशू सर, इश्यू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से कॉलम में जाएगा? इशू, इश्यू कॉलम के अंदर, ओके। थर्ड, रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर, नाउ रिटर्न टू स्टोर, अब्बास, सर रिसिप्ट कॉलम, रिसिप्ट कॉलम। फोर्थ, रिटर्न बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिटर्न बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, निजामपुरा कृतिका मालविया, हाँ। इशू, रिटर्न बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओपी Issue. रोड सेलिन, Yes, sir. हाँ। रिटर्न बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो तो Sir, issue. वेरी गुड। Sir, because it's production department. तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स रिटर्न करता है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स रिटर्न करता है तो सागर, सुबनपुरा, गोडाउन के अंदर गुड्स आएगा कि जाएगा? इफ इट इज रिटर्न बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, गोडाउन में गुड्स आएगा कि जाएगा? आएगा, एंड आएगा तो रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड आएगा। तो लिखा क्या है? बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यस खुशबू पटेल, सुभानपुरा, क्या आंसर देना था? आपकी आवाज कट के आ रही है, फिर से। आंसर देना था सर। नहीं आवाज आ रही है। सर आंसर देना था। अच्छा अभी दे दे। ये रिसिप्ट आएगा कि इश्यू? रिसिप्ट, रिसिप्ट आएगा, बराबर है। रिटर्न बाय, हमें हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। सॉरी, स्टोर डिपार्टमेंट, सॉरी, स्टोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि स्टोर्स में गुड्स आ रहा है कि स्टोर से गुड्स जा रहा है। अगर स्टोर में आया तो वो होगा रिसिप्ट, स्टोर से गया तो वो होगा इश्यू। ओके, फिफ्थ अमित, सुभानपुरा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। रिटर्न टू सप्लायर,
issue, रिटर्न टू सप्लायर हो तो issue, इश्यू, क्योंकि हमने सप्लायर को अगर गुड्स दिया तो गोडाउन से गुड्स जाएगा, गोडाउन से आपका गुड्स जाएगा। ओके, प्रतापनगर आदित्य, आदित्य शॉर्टेज ऑफ गुड्स, issue, आदित्य आदित्य विराज, इश्यू, शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब क्या हुआ कि गोडाउन के अंदर ऑन पेपर जितना गुड्स था, ऑन पेपर जितना गुड्स था उसकी कंपैरिजन में वहां पे क्वांटिटी कम है, वहां पे क्वांटिटी कम है। कम इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इश्यू किया होगा या ये मटेरियल लॉस हो चुका है। तो व्हेनेवर मटेरियल गोज आउट बाय एनी मींस, किसी भी तरीके से जाए, ये किस में जाएगा? इश्यू में। 7 मिहिर सुभानपुरा, यस सर। सरप्लस, सरप्लस रिसिप्ट, यस। सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि गोडाउन के अंदर ऑन पेपर है 100 यूनिट, बट जब हमने काउंट किए तो हुआ 110 यूनिट। नंदिनी, नाश्तो પછી કરજે। हाँ, तो सरप्लस, सर ने भी भूख लगी है हमारी सामने वीडियो पर, तो मैं नाश्ता करता हूँ। हाँ, तो सरप्लस के अंदर हमारा क्वांटिटी बढ़ जाएगा, हमारा क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो सरप्लस कौन से कॉलम के अंदर आएगा? सरप्लस आएगा आपका रिसिप्ट कॉलम के अंदर। ओके, उसके बाद था ये वेटिंग रूम में कौन है यार? हाँ, बीच में रिप्लेसमेंट फ्रॉम सप्लायर, रिप्लेसमेंट फ्रॉम सप्लायर। प्रतापनगर ओम, हाँ, रिप्लेसमेंट फ्रॉम सप्लायर। સર મને નથી ખબર, હું તો લેક્ચર અટેન્ડ નહીં કરવા। એટલે પણ આમ બોલ ને ભાઈ, સપ્લાયર તને ગુડ્સ નું રિપ્લેસમેન્ટ આવે તો ગોડાઉન માં ગુડ્સ આવે કે જાય? સપ્લાયર આવે ને, આવે ને। ભૂમિ, ભૂમિ પ્રતાપનગર, ના સપ્લાયર પાસે રિપ્લેસમેન્ટ થાય તો ના આવે ને। મેં શું લખ્યું છે? રિપ્લેસમેન્ટ ટુ કે ફ્રોમ? ફ્રોમ, ફ્રોમ એટલે ગુડ્સ આવ્યો કે ગયો? રિપ્લેસમેન્ટ ફ્રોમ સપ્લાયર ના ગયા। ભૂમિ અનમ્યુટ કરો। કોને ફોર્મમાં જ નથી પડતી। yes sir, हाँ, रिप्लेसमेंट अगर सप्लायर से हमें मिलता है तो issue, गुड्स आएगा कि जाएगा? आयो goods, सुभानपुरा कीर्ति, यस सर। सप्लायर कौन सा गुड्स रिप्लेस करेगा? जो वो लेके गया था। हाँ, यानी कि हमने जो गुड्स उनको रिटर्न किया था, हमने जो डिफेक्टिव गुड्स या जो भी रीजन से गुड्स रिटर्न किया था वो रिप्लेस करेगा। अब हमने यहाँ पे लिखा ही था, देखो कि व्हेनेवर इट इज रिटर्न टू सप्लायर, व्हेनेवर इट इज रिटर्न टू सप्लायर, तो वो क्या होगा? इश्यू। तो वही गुड्स अगर सप्लायर रिप्लेस करके देगा तो गुड्स रिसीव्ड, ये क्या होगा? receipt,
तो वो कौन से कॉलम में आएगा? रिसिप्ट कॉलम के अंदर आएगा। कौन से कॉलम के अंदर आएगा? रिसिप्ट कॉलम। Receipt column. क्लियर? Yes. एंड आखिरी पॉइंट था, किसको पूछे? सानिया? Yes, sir. डिपार्टमेंट ट्रांसफर। So no entry. गुड्स ट्रांसफर बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर। सर खुद के ही गोडाउन में ही ट्रांसफर हुआ है तो फिर नो एंट्री। नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? बिकॉज हम जो स्टोर लेजर बना रहे हैं वो गोडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं। अगर एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स देता है, एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे डिपार्टमेंट को अगर गुड्स देता है तो ना गोडाउन के अंदर गुड्स आएगा ना गोडाउन से गुड्स जाएगा, यानी यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर? ओके, मेरे हिसाब से स्टोर लेजर के अंदर इससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं था। तो भी अगर किसी को कोई डाउट हो या और कोई चीज जो मैंने गलती से स्किप कर दी हो एंड आपको दिमाग में आ रहा हो कि हाँ सर ये चीज आप लिखना भूल गए, ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन, एनीवन? સર हाँ સર ટ્રાન્સફર વાળી જે એન્ટ્રી નથી લખવાની એમાં પછી ક્વેશ્ચનમાં નોટ લખવાનું છે ક્વેશ્ચન हाँ, પત્યા नोट लखी પછી देवानी। એક્ઝામમાં हाँ, वो नोट आपको क्या लिखना है कि एज गुड्स ट्रांसफर बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन अ गोडाउन। ઓકે मैंने वो नोट का मैसेज किया था व्हाट्सएप के अंदर। हाँ ओके, डन। यानी वहां पे नोट लिखना जरूरी। क्लियर? ओके, उसके बाद जो कल आपने जो वीडियो लेक्चर देखा, कल के वीडियो लेक्चर में कुछ वेडनेसडे के वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ था ही नहीं। दैट इज अबाउट द फिक्सेशन ऑफ लेवल। 5 फॉर्मूला, क्वेश्चन इज ओवर। पांचों के पांचों फॉर्मूला मिड सेम के अंदर कंफर्म आएंगे। ओके, आज तक जैसे आपने वीडियो लेक्चर के अंदर सुना होगा, आज तक यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आपको कंजम्पशन डेज में दिया हो, एन पीरियड वीक में दिया हो, या तो कंजम्पशन वीक में है, एन पीरियड डेज में है। भगवान ना करे गलती से ऐसा हो जाए। सुचिता, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो गलती से अगर ऐसा एग्जाम में हो जाए तो आपको सबसे पहले, फातिमा नहीं यार, मुझे नींद आ रही है तुम लोगों को देख के, तो आपको वो चीज को बैलेंस करना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं एक क्वेश्चन, ध्यान से समझना। आपको दिया है कंजम्पशन, अगर फिक्सेशन ऑफ लेवल का अगर हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको 6 आइटम्स आर नीडेड। 6 चीजों की रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। अब यहां पे आपको दिया है 10 यूनिट्स पर डे मैक्सिमम, यहां पे दिया है मिनिमम के अंदर 6 यूनिट्स पर डे। तो आपका एवरेज क्या होगा? 10 + 6 / 2, 8 यूनिट्स पर डे। बट अब यहां पे जो पीरियड दिया है ये आपका है 2 वीक्स। इसको मैं 4 कर देता हूं, चलो। यहां पे दिया है आपको 2 वीक्स, तो एवरेज हमारा कितना होगा? 3 वीक्स। अब हमें यहां पे ROL फाइंड आउट करना है।
कारेली बाग जानवी, यस सर। ROL का आंसर मुझे बताओ। सिक्सटी यूनिट्स। कितना? 60। 60। हाँ। कैसे आप आंसर लाए? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम। मैंने आपको पहली चीज बताई और ये हर एक दिमाग में रख लेना कि कहीं पे भी पीरियड एंड कंजम्पशन का ऑड कॉम्बो नहीं है। अगर कंजम्पशन मैक्सिमम है पीरियड भी मैक्सिमम होगा, अगर कंजम्पशन मिनिमम है तो पीरियड भी मिनिमम होगा, कंजम्पशन अगर एवरेज है तो पीरियड भी आपका मिनिमम या तो एवरेज, यानी कि जो आपका कंजम्पशन है वही आपका पीरियड है। हाँ, अभी किसी ने हैंड रेज किया था, कौन था वो? आगे चला गया। कौन आंसर देगा इसमें? टू पार्टिसिपेंट्स। एक मिनट है। यस, साक्षी 40. कितना आंसर बताया? 40. 40 यूनिट्स। कैसे लाए आप? Maximum consumption into maximum period. ओके, एक आंसर आया हमारा 40। दूसरा कौन था? दर्शन सुभानपुरा। सर 280। 280। 80। एक आंसर आया 280 यूनिट्स। ओके, एनी अदर में कौन है? मोक्स 280 सर। 280। चलो, इसके अलावा कोई तीसरा आंसर है तो अपने आप को अनम्यूट करो, अदर देन दिस टू आंसर। टू पार्टिसिपेंट स्टिल देयर, मोक्ष, शेख, सानिया। हाँ सानिया बोल। सर 40. 40। यस. अरे वाह, यहां पे आपको पीरियड किसमें दिया है? डेज के अंदर, और यहां पे वीक्स के अंदर। तो क्या डेज को वीक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो? यस और नो? नो. नो। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? या तो ये जो 4 वीक्स है, 4 वीक्स है, तो उसके जगह पे एक वीक्स के अंदर कितने दिन आएंगे? एक वीक के अंदर भक्ति? 7. हाँ, एक वीक के अंदर कितने आएंगे? 7 डेज। यानी एक वर्किंग क्या होगा आपका? फॉर्मूला भी सेम है, फॉर्मूला होगा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। यानी होगा हमारा 10 हमारा पर डे कंजम्पशन, तो एक वीक के अंदर 7 डेज, तो 4 वीक के अंदर कितने होंगे? 28। यानी आंसर कितना आएगा? 280 यूनिट्स। ये हमारा एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? ये कंजम्पशन को कन्वर्ट कर दो कि एक दिन के अंदर अगर 10 यूनिट का हमारा कंजम्पशन है, तो एक वीक के अंदर हमारा कितना होगा कंजम्पशन? 70। एक 1 डे का 10 डे यूनिट्स, तो 7 डेज का कितना होगा? 70 यूनिट्स इनटू 4 वीक्स। तो भी आंसर कितना आएगा? 280 यूनिट्स। यानी ये जो डे है या तो उसको वीक में कन्वर्ट करो, और वीक है या तो उसको डे के अंदर कन्वर्ट करो। बट आज तक यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट सिंस ईयर 2000, पिछले 20 साल के अंदर ऐसा सम कॉलेज ने नहीं पूछा है। तो सर हवे कोई पूछा से, पण सर आपड़ा नसीब खराब होय तो ना फातीमा, आपड़ा नसीब फूटला है।
આપણા નસીબમાં આવું જ આવે. तो 100 ने तो एमसीक्यू में वापस पूछते हैं, यानी वहां पे 40 भी दिखेगा और 280 भी दिखेगा, 60 भी दिखेगा. सर आ रीते भी आज पहली रीते, क्योंकि हमारे दिमाग में हम क्या फॉर्मूला याद करते हैं, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम. आप लोग फॉर्मूला इतना कंजम्पशन इन पीरियड वर्ड भी यूज नहीं करते. आप किसी को भी पूछ लेना कि हाउ वी रिमेंबर द फॉर्मूला. तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे कि मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू दीप. फॉर्मूला अगर याद हो गया हो तो रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड. वेरी गुड, बराबर. बट यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि दोनों को लेवल इक्वल करना जरूरी है. आज तक कभी एग्जाम में नहीं हुआ, इट डज नॉट मीन कि एग्जाम में कभी ऐसा नहीं हो सकता. ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि केजी टू लीटर टू मीटर, हाँ वो नाटक अगर वो हम समझ सकते कि शायद वो हम कन्वर्जन ना कर पाए, बट डे टू वीक एंड वीक टू मंथ, हाँ वो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. क्लियर? तो ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर के बारे में. आज का जो लेक्चर जिसने देखा या जिसने देखना बाकी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये टॉपिक अब तक डिस्कस हुआ है. ईओक्यू खाली कुश्मीनी मुंडी મળે છે, सॉन्ग સાંભળે છે કે હા પાડે જ ખબર નહીં પડતી. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस हुआ? कोई हाँ तो बोल दो अनम्यूट करके. हाँ सर. हाँ, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट तो पता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ. ये ऐसा क्वांटिटी है, ये ऐसा क्वांटिटी है कि उतना अगर आप ऑर्डर करोगे, उतना अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपका टोटल कॉस्ट कम होगा, तो आपका टोटल कॉस्ट कम होगा. अगर उससे 1 यूनिट ज्यादा या 1 यूनिट भी अगर कम आपने ऑर्डर किया तो भी आपका टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो भी आपका टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा. पिछले कुछ सालों से कॉलेज के अंदर टेबुलेशन मेथड सिलेबस में नहीं है. टेबुलेशन मेथड का एक भी एग्जांपल इवन हमारे शायद पैम्फलेट में भी नहीं है, बट तो भी नेक्स्ट जूम सेशन के अंदर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकॉल मी, क्योंकि अब तक तो आपने ईओक्यू कुछ लोगों ने सिर्फ लेक्चर देखा है, अभी बहुत सारे लोगों का लेक्चर देखना बाकी है. आने वाले 2 या 3 लेक्चर ईओक्यू पे ही होंगे. एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे हिसाब से इफ आई एम अ पेपर सेटर तो मैं हमेशा किसके लिए जाऊंगा, ईओक्यू के लिए ही जाऊंगा. क्योंकि फिक्सेशन ऑफ लेवल, हाँ 10 मार्क का ईओक्यू का सम, उसके साथ 5 मार्क का फिक्सेशन ऑफ लेवल, या तो वेटेड एवरेज या तो सिंपल एवरेज एग्जाम्पल का, और उसके साथ 5 मार्क की थियरी या 5 मार्क का फिक्सेशन ऑफ लेवल. एंड प्राइसिंग ऑफ इश्यू के अंदर ऑलरेडी कॉलेज के पास 7 अलग अलग ऑप्शन है पूछने के लिए, तो वहां पे किसके ऊपर फोकस करना वेरी डिफिकल्ट है. बट ईओक्यू के अंदर जिनके 5-6 फॉर्मूला एंड द टॉपिक इज ओवर. तो ईओक्यू को कभी भी लाइटली मत लेना. आपके पास तो पेपर सेट ऑलरेडी पैम्फलेट के पीछे दिया हुआ ही है, कोई भी पेपर सेट चेक कर लो, ऐसा आपको एक पेपर नहीं मिलेगा जहां पे ईओक्यू का एग्जांपल ना पूछा हो. हाँ तो सर ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहां पे प्राइसिंग ऑफ इश्यू का भी सम ना पूछा हो, बट प्राइसिंग ऑफ इश्यू में चेक कर लेना, कभी फीफो, कभी सिंपल एवरेज, कभी वेटेड एवरेज, कभी पीरियोडिकल, रोटेशन बेसिस पे आता है. जबकि ईओक्यू के अंदर तो वही ईओक्यू यूनिट्स, रुपीस एंड सो ऑन. क्लियर? ओके. इसके अलावा पैम्फलेट के अंदर 3 थियरी क्वेश्चन है, 3 शॉर्ट नोट है जो वंस इन अ वाइल 2-4 साल के अंदर एक बार हार्डली वो लोग एग्जाम के अंदर पूछते हैं. एंड वो भी 110% ऑप्शन में निकल जाता है. क्योंकि वो तो मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था कि इन केस ऑफ कॉस्टिंग जिसको ओ ग्रेड लाना है उसके लिए तो पूरा सिलेबस करना कंपलसरी. फातिमा वीडियो ऑफ कर दे. हाँ, तो जिसको ओ ग्रेड लाना है उनके लिए तो पूरा थियरी पूरा प्रैक्टिकल कंपलसरी. बट इन केस ऑफ दोज हु आर हैप्पी विद द ए ग्रेड, आपको पता ही है कि थियरी आपका ऑप्शन में निकल जाता है. बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें थियरी पढ़ना पड़ेगा. तो जो 3 शॉर्ट नोट है
जो आपके पैम्पलेट के अंदर दी है, मैं उसको आपको ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूं. यू कैन गो विद द, क्योंकि उसके लिए कोई वीडियो लेक्चर बनाना, इवन क्लास में होता तो मैं 5 मिनट के अंदर तीनों टॉपिक खत्म कर देता हूं नॉर्मली, बिकॉज आप पेपर सेट भी चेक कर लो, 5 साल के अंदर हार्डली एक बार थियरी का वो क्वेश्चन पूछते हैं. वो 3 थियरी कौन सी है, एंड वो जो 3 जो पॉइंट है, वो तीनों की तीनों कभी भी अगर एग्जाम में आएंगे तो प्योरली थियरी, उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है. तो उसमें से वो 3 थियरी अगर किसी को मार्क करनी हो तो पेज नंबर 23 पैम्पलेट अगर लेके बैठे हो तो पेज नंबर 23 बॉटम ऑफ द पेज, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. उसके बाद पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, एंड पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 VED, बॉटम ऑफ द पेज, VED एनालिसिस, VED एनालिसिस. अब ये जो तीनों के तीनों जो थियरी क्वेश्चन है पैम्पलेट के अंदर इन डिटेल आपको बहुत लंबा दिया है, क्योंकि व्हाटएवर द थियरी इश्यू बाय द कॉलेज वही आपको पैम्पलेट के अंदर इश्यू की है. बट तीनों का मैं आपको बेस के तीनों के अंदर मेन चीज क्या है, किस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, यानी वो कुछ कंफ्यूजन वहां पे ना रहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जिसमें पहला है हमारा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. हाँ बेटा बोल. 27 ના પહેલો ક્વેશ્ચન કયો બોલ્યા? નેટવર્ક ઇશ્યુ હતો તો સંભળાયું નહીં. 27 પર એબીસી એનાલિસિસ. ઓકે. અને ના 3 કયા બોલ્યા? નથી સંભળાયું. ત્રણ છે. ફર્સ્ટ છે પરપેચ્યુઅલ ઇન્વેન્ટરી સિસ્ટમ, ઓકે. एबीसी एनालिसिस एंड वीईडी एनालिसिस. ઓકે. ओके, उसमें से पहला जो है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को अगर एक लाइन में याद रखना हो, एक लाइन के अंदर, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग. कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग. परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस स्टॉक को चेक करते रहने का. अब देखो, हमने 2 थियरी पहले भी डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन लेक्चर में, जिसमें एक था बीन कार्ड. बीन कार्ड, नंदिनी निजामपुरा. Yes, sir. व्हाट इज बीन कार्ड? સર એક કાર્ડ હોય જે આપણે જ્યારે પેલું એ કરીએ ને શું કહેવાય ટ્રાન્ઝેક્શન સર, તો એ માટે બીન કાર્ડનો યુઝ થાય. ओके. ओपी रोड दिशा, बीन कार्ड. યસ સર. बीन સર कार्ड એક મિનિટ. पैम्पलेट में જોઈન નહીં હવે. નહીં સર, એટલે હા સર, ફિઝિકલ મૂવમેન્ટ જે બતાડે છે, Yeah. ફિઝિકલ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ. फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स. एंड मेन जो वहां पे कीवर्ड क्या था? बीन कार्ड रिकॉर्ड क्वांटिटी रिकॉर्ड. वहां पे सिर्फ क्वांटिटी के डिटेल्स होते हैं कि व्हेनेवर द गुड्स आर मूव्ड, गुड्स कम्स इन और गोज आउट. कौन कौन से केसेस, अभी हमने जो 9 केसेस डिस्कस किए वो, बट उसका सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड, उसका सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड वो किस में जाएगा? बिन कार्ड के अंदर जाएगा. अब वीकली, फोर्टनाइटली या तो मंथली, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन. अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो वीकली बेसिस पे, एवरेज ट्रांजेक्शन है तो हर 15 दिन पे, या बहुत थोड़े ट्रांजेक्शन है तो हर महीने वो बिन कार्ड भेजा जाएगा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर. वहां पे बनता है स्टोर लेजर. वहां पे हम क्या बनाते हैं? स्टोर लेजर. स्टोर लेजर के अंदर विराज, प्रताप नगर, स्टोर लेजर के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस, इश्यू और रिसिप्ट गुड्स का. बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर के बीच में डिफरेंस क्या है? એટલે
સ્ટોર લેજર ક્વોન્ટિટી બતાવે છે. તો બિનકાર્ડ શું બતાવે? સ્ટોર લેજર પેપર પર હોય છે. અને બિનકાર્ડ? બિનકાર્ડ પતરા પર ના બને. હા, યસ પ્રતાપનગર. Yes, sir. Difference between bin card and store ledger. પેમ્પલેટ માં નથી, શોધીશ નહીં. Sir, लिखा हुआ है notebook में. अच्छा, वेरी गुड. सानिया, अब तेरा नंबर नहीं आएगा. મળ્યું કે નોટબુક શોધવા ગયો કે થિયરી શોધવા? हाँ सर, मिल गया. हाँ, मिल गया. बोल. नहीं पता चल रहा. ओके, चलो. और कुछ हैंड्स यहाँ पे थे. सुबनपुरा रीमा चौधरी. सर, स्टोर लेजर क्वांटिटी और मनी दोनों वो करता है. यस, स्टोर लेजर जो हम प्रिपेयर करते हैं, स्टोर लेजर इट शोज क्वांटिटी एज वेल एज उसका वैल्यू, दोनों चीज डिस्क्लोज करता है. जबकि इन केस ऑफ बिन कार्ड वो सिर्फ क्वांटिटी शो करता है. बट अगेन ये दोनों चीजें क्या दिखाते हैं? क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू ऑन पेपर. बिन कार्ड वो भी हमारा एक कार्ड है. इट्स प्रिपेयर बाय द स्टोर लेजर इट इज प्रिपेयर बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट. अगेन वो ऑन पेपर है. बट जो ऑन पेपर जो स्टेटस है, क्या फिजिकली गोडाउन में भी उतना ही स्टॉक है? वो चेक करने का काम उसको कहते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. आपको शायद पता होगा कि जब आप ब्रांच पे पेम्पलेट लेने के लिए आते हो, तो आप आई कार्ड लेके आते हो. यानी आई कार्ड के अंदर आपको टिक करके दिया जाता है कि विच आर द पेम्पलेट्स इश्यूड टू द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, एंड वो भी सब्जेक्ट वाइज. तो आपके लिए वो इट्स वन काइंड ऑफ अ बिन कार्ड, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्वांटिटी का रिकॉर्ड होता है. हर एक पेम्पलेट की प्राइस वहां पे लिखी नहीं होती. बट वही चीज अगर सुपरवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, सुपरवाइजर का काम क्या है? सुपरवाइजर का काम कि भाई उन्होंने कितने पेम्पलेट जेरोक्स सेंटर से कलेक्ट किए, उसमें से कितने पेम्पलेट स्टूडेंट को इश्यू किए, एंड बैलेंस के अंदर कितने पेम्पलेट पड़े हैं. ये काम है सुपरवाइजर का. यानी उन्होंने स्टोर लेजर भी वहां पे बना दिया. बट बीइंग से फॉर एग्जांपल आई एम अ ब्रांच हेड ऑफ द निजामपुरा. अब बीइंग अ ब्रांच हेड मेरा काम क्या है? भाई कितना पेम्पलेट बचे यहाँ पे? सर 5 बचे. एक काम कर, पेम्पलेट दिखा मुझे, 5 है सही के नहीं? ना सर, अहियां तो 3 જ છે, तो 2 ક્યાં ગયા? सर कोई લઈ ગયું, ગાય ખાઈ ગઈ. हाँ, तो कहने का मतलब ऑन पेपर जितना गुड्स है, क्या सेम क्वांटिटी गोडाउन के अंदर भी अवेलेबल है कि नहीं, उसका चेकिंग इट इज नोन एज ए परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. बट परपेचुअल यानी रिपीटेडली. मान लो कि गोडाउन के अंदर 10 अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल है, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, डिपेंड्स ऑन अ क्वांटिटी. हर वीक पे जाके रैंडमली चेक करने का. एक काम करो भाई, बी टाइप ऑफ गुड्स दिखाओ, कितना ऑन पेपर क्वांटिटी है? इतना. सर स्टोर कीपर को गोडाउन के अंदर कहां पे रखा है, दिखाओ क्या उतना क्वांटिटी है कि नहीं. इससे होगा क्या कि आपका ऑन पेपर रिकॉर्ड एंड आपका फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों मैच होगा. आपके जो भी वेस्टेज, लॉस या तो कोई थेफ्ट वगैरह के चांसेस है वो अवॉइड होंगे. एंड जब भी आपका वैल्यूएशन, क्योंकि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं, 3rd ईयर के अंदर आपका ऑडिट सब्जेक्ट आएगा अकाउंट के अंदर, तो वहां पे वो लोग फिजिकली क्वांटिटी भी वेरीफाई करते हैं कि आपने ऑन पेपर बोल दिया कि इतना है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इतना है, प्रैक्टिकली भी उतना आपका गोडाउन के अंदर होना चाहिए. यानी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का मेन बेसिक थीम क्या है? कंटिन्यूअसली फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक of godown
विथ बिन कार्ड एज वेल एज स्टोर लेजर। क्लियर? तो ये हुआ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। આજે બહુ બધા ઊંઘ આવે છે સિરિયસલી। હા સર, એક્ઝામ્પલ હોય ને તો મજા આવે, થિયરી હોય ને તો કંટાળો આવે। ओके, दूसरा जो वहां पे थियरी क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो लेक्चर नहीं बनाया था, अदरवाइज तो सो ही जाते हैं। एबीसी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अब मटेरियल कंट्रोल के अंदर एक चीज के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा जो फोकस है, वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मटेरियल कंट्रोल सिस्टम का? हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट। एंड कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट का मेन जो पर्पस होता है वो है रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट को किस तरीके से बचाए? अब अकॉर्डिंग टू एबीसी जो गोडाउन के अंदर मटेरियल अवेलेबल है, जो गोडाउन के अंदर मटेरियल अवेलेबल है, उसको 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। एंड ये जो ग्रुप है, एबीसी जो ग्रुप है, ये ग्रुप बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल। इनडायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि जो पुराने जो कलर टीवी या मॉनिटर हुआ करते थे, अब पुराने कलर टीवी या जो मॉनिटर अगर देख लो तो टीवी के अंदर एक टीवी इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट, बट वो टीवी के अंदर सबसे कॉस्टली मटेरियल कौन सा होता है? एक आप मॉनिटर ले लो कंप्यूटर का या तो टीवी ले लो, उसके अंदर सबसे कॉस्टलीस्ट मटेरियल पार्ट कौन सा होता है? चलो बाइक का एग्जांपल ले लो। अगर बाइक है तो बाइक के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग मटेरियल जो यूज मिला के हम जो बाइक बनाते हैं, उसके अंदर सबसे कॉस्टली आइटम कौन सी होती है? इंजन। तो अकॉर्डिंग टू एबीसी एनालिसिस यहां पे उनका फंडा क्या है कि कॉस्टली मटेरियल को अलग करो, यानी कि वैल्यू वाइज सबसे कॉस्टली मटेरियल होगा वो जाएगा ए ग्रुप के अंदर, जिसकी वैल्यू मॉडरेट होगी। मॉडरेट का मतलब क्या होगा भाई? टायर है, साइलेंसर है, कार्बोरेटर है, जो उतना कॉस्टली भी नहीं है और उतना चीप भी नहीं है, तो वो बी ग्रुप के अंदर आएंगे। एंड ब्रेक वायर है, साइड लाइट है, स्क्रू है, नट है, बोल्ट है वगैरह, स्पार्क वगैरह, प्लग वगैरह, वो सब आएगा सी ग्रुप के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट द classification of a material, classification of the material in A, B and C on the basis of cost, on the basis of cost, on the basis of value। कहने का मतलब कॉस्टली मटेरियल के ऊपर ज्यादा फोकस करो, मॉडरेट वैल्यू के ऊपर मॉडरेट फोकस दो, एंड जहां पे इतना कॉस्ट नहीं है, जहां पे जिसका उतना कॉस्ट नहीं है, उसको साइड पे पड़े, उसके ऊपर उतना हर एक को अगर ऊपर। जैसे कि आप भी क्या करते हो, आप डे बिफोर एग्जामिनेशन क्या करते हो, जितने मोस्ट आईएमपी वाले पॉइंट होते, जितने क्वेश्चन के आगे मोस्ट आईएमपी लिखा होता है कि भाई 2 क्वेश्चन करो एंड 10 मार्क का वेटेज है, एंड एक चैप्टर ऐसा है कि वहां पे 5 क्वेश्चन करो एंड 5 मार्क का वेटेज है, तो हमारा फोकस किसके ऊपर ज्यादा होगा कि जहां पे 2 क्वेश्चन करके 10 मार्क मिल रहे हो, पहले वो चैप्टर कंप्लीट करो जहां पे जिसका वेटेज ज्यादा है। यानी एट द टाइम ऑफ डे बिफोर एग्जामिनेशन, वीक बिफोर एग्जामिनेशन, हम कौन से चैप्टर को पहले टारगेट करते हैं? जहां पे वेटेज ज्यादा। फिर हम कौन से चैप्टर लेते हैं कि जहां पे 5 से लेके 7 मार्क का वेटेज हो, एंड उसके बाद खुदे वाले 1-1, 2-2 मार्क जो 2.5 मार्क्स के लिए कंपल्सरी क्वेश्चन में आते हैं वो। बस सेम ट्रीटमेंट मटेरियल के साथ भी है कि कॉस्टली मटेरियल को ए ग्रुप के अंदर डाल दो, मॉडरेट वैल्यू को बी ग्रुप के अंदर डाल दो, एंड फालतू मटेरियल को, यानी कि जिसका कॉस्ट वाइज फाइनल प्रोडक्ट के अंदर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वहां पे वैल्यू ऑफ द मटेरियल देखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ द मटेरियल नहीं। हर एक को हम तोलेंगे पैसों के ऊपर, जो कॉस्टली है उसके ऊपर ज्यादा फोकस, एंड जो सस्ता है उसके ऊपर लीस्ट फोकस। तो ये हुआ एबीसी एनालिसिस। जबकि वीईडी वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, ये जो होता है वीडी एनालिसिस होता है स्पेशली फॉर अ स्पेयर पार्ट। वीडी एनालिसिस स्पेशली होता है फॉर अ स्पेयर पार्ट। और उसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, आप हॉस्पिटल का अगर आप एग्जांपल ले लोगे, हॉस्पिटल के अंदर आप जाओगे, आईसीयू में कभी भी अगर आपने विजिट किया हो, गलती से किसी को देखने गए हो, तो सामने एक मेडिसिन का बॉक्स होता है,
वहां पे कुछ मेडिसिन के नाम, इंजेक्शन वगैरह, एंड वहां पे चेक करना, वहां पे जो मेडिसिन का नाम लिखा होगा, जो इंजेक्शन का नाम होगा, उसका क्वांटिटी इनटैक्ट होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट। मान लो सीरिंज, अब सीरिंज अगर मेडिकल स्टोर से अगर वो लेके आते हैं तो 5 रुपए की, 7 रुपए की आती है। खाली जो ब्लैंक जो इंजेक्शन होता है वो 10 रुपए का आता है। बट मान लो आईसीयू के अंदर पेशेंट को एडमिट किया एंड वहां पे अगर इंजेक्शन ही ना हो तो, मेडिसिन वहां पे पड़ी है, बट उसको इंजेक्ट करने के लिए अगर मान लो जो उसकी सिलाइन वगैरह अगर ना हो तो नहीं, तो बंदा निकल जाएगा शॉर्टकट में। तो कहने का मतलब वीडी एनालिसिस के अंदर मटेरियल के इंपोर्टेंस के ऊपर फोकस किया जाता है कि भाई मान लो हमारा मोबाइल है, अब मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड या उसका जो चिप आता है वो छोटी सी आइटम है, बट मान लो अगर उसके अंदर वो छोटी आइटम ही ना हो ना, पूरा मोबाइल बेकार। तो वीडी एनालिसिस के अंदर मटेरियल का क्लासिफिकेशन होता है इंपोर्टेंस वाइज, कौन से मटेरियल की अनअवेबिलिटी पे प्रोडक्शन रुक जाएगा। जैसे कि मान लो पैम्पलेट के अंदर जो एग्जांपल दिया है वो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया है कि भाई साइड लाइट, अब साइड लाइट का अगर स्टॉक ना हो तो वो व्हीकल बनने के बाद भी लग जाएगा, बट उसका गियर बॉक्स है, उसका गियर का वायर, चलो गियर के वायर की कोई कॉस्ट नहीं है, बट 50,000 के इंजन को चेक करने के लिए बाइक के अंदर, लाख रुपए की बाइक के अंदर मान लो 50,000 का सिर्फ इंजन है, यानी वो सबसे कॉस्टली आइटम है, बट इंजन को स्टार्ट करने के लिए वो इग्निशन लगता है 200 रुपए वाला, बट मान लो कि इग्निशन का ही स्टॉक ना हो तो अगर इग्निशन ना हो तो क्या आप इंजन को टेस्ट कर पाओगे? वो गियर बॉक्स ना हो तो उसकी स्पीड को आप चेक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब वीईडी एनालिसिस के अंदर मटेरियल को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ द मटेरियल इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, यानी ऐसा एसेंशियल मटेरियल, पहले वाइटल कि जिसके बगैर हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ही रुक जाएगा, उसको टॉप प्रायोरिटी। एसेंशियल यानी कि वो प्रोडक्शन साइकिल के अंदर जरूरी है, हाँ थोड़ा आगे पीछे होगा तो चलेगा। एंड डिजायरेबल यानी कि वो कभी भी आएगा, प्रोडक्ट बनने के बाद भी अगर वो मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो तो बाद में भी वो आइटम, वो पार्ट को हम अटैच कर सकते हैं। तो वहां पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है इंपोर्टेंस ऑफ द मटेरियल इन अ फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? तो आज का जो आपका होमवर्क, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर के अंदर ईओक्यू का एक ही एग्जांपल है एंड होमवर्क में भी आपका एक ही एग्जांपल है, क्लास वर्क एंड होमवर्क के अंदर एक एक एग्जांपल ही है। तो आज का आपका काम है ये तीनों थियरी क्वेश्चन को पैम्पलेट में से पढ़ना, तीनों थियरी क्वेश्चन को पैम्पलेट में से पढ़ना। किसको पढ़ना? ओ ग्रेड वाले को। हाँ, ओ ग्रेड वाले के लिए कंपलसरी। एंड जो एमसीक्यू एग्जांपल देने वाले एंड जिसको पता है कि सर मेरा आगे वाला तो एकदम डोबा है, उसको कुछ आता ही नहीं है, जबकि हमारे अंदर कुछ ऐसे है। कहां गया राहुल? राहुल है कि नहीं आज? राहुल निजामपुरा, मैंने आज देखा नहीं उसको, नहीं है सर। सर आगे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीछे भी डिस्टिंक्शन होल्डर, जल्द से जलसा। हाँ तो ऐसे नसीब वाले हो तो वो ये 3 शॉर्ट नोट अगर ऑप्शन में निकाल दे तो चले, क्यों आगे पीछे से देख के आप लिख पाओगे, बट अदरवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर एक बार आपको सिर्फ पढ़ना जरूरी है, एक बार सिर्फ रीड कर लेना, खत्म। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ परपेचुअल यूनिटरी सिस्टम, एबीसी कंट्रोल एंड वीईडी एनालिसिस। क्लियर? मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। आपके अगर कोई भी पर्सनल डाउट, क्वेरी सिंस लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स, या तो उसके पहले के कोई भी टॉपिक के अंदर देखना, अभी तो बोला उसके पहले तो काट 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 कल्टी मारना चालू, एक एक 2 निकलने लगे। हाँ भाई, जाने वाले को पहले एडवांस में जय श्री कृष्ण, बाकी लोग अपने डाउट क्लियर करके जाओ, ठीक है? है कोई मार्केट में? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ and raise your doubt and query. નથી કોઈ નથી।
चलो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फाइनली मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूं। जितने भी स्क्रीन पे अवेलेबल लोग हैं, टाटा बाय बाय। हाँ सुजीता बाय, हाँ सर जाओ, तुम्हें जाओ।